नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग कहानी सुनेंगे इरानियन रिवॉल्यूशन की। इरानियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1979 ही वो इम्पॉर्टेंट मोड़ है ईरान की कहानी में जिसने मॉडर्न डे ईरान को शेप दिया है, जिसने ईरान को बनाया है आज वाला ईरान। आज ईरान कैसा है? एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कंट्री है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लें हम कि पिछले साल 2022 में ईरान के करंट एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ईरान में भी और पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। रीज़न क्या था करंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का? कि एक ईरानियन वुमेन थी महासा अमीनी, 22 साल की लड़की, वो बिना सर को प्रॉपरली कवर किए हिजाब से घर से बाहर निकल गई। तो ईरान की जो मॉरल पुलिस है, जो इस चीज़ के लिए अपॉइंट ही हुई है कि कौन सर को ढक के निकला है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, ये देखने के लिए, उस मॉरल पुलिस ने महासा अमीनी को पकड़ा, उनको ब्रूटली पीटा, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भेजना पड़ा और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स को लेकर ईरान के करंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सब जगह प्रोटेस्ट हुआ। तो आज का जो ईरान है ना, वो ऐसा आज से कुछ दशक पहले नहीं था। वुमेन को छूट था, ऐसे हिजाब को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। इनफैक्ट वुमेन काफ़ी वेस्टर्न क्लोथ्स पहना करती थी उस समय पे ईरान में। तो ऐसा क्या हुआ? वो कौन सा कहानी है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट चेन ऑफ इवेंट्स है जिसने ईरान को आज बनाया कट्टर ईरान? तो चलिए हम लोग जानते हैं इस स्टोरी को। तो ईरान के इस स्टोरी को जानने से पहले हम लोग ईरान को लोकेट करते हैं वर्ल्ड मैप पे, कि ईरान वर्ल्ड मैप पे कहाँ पर स्थित है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ईरान वेस्ट एशिया में है और ईरान का कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानियन रायल। ईरान जो है ना, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एज़रबाईजान, अर्मेनिया, तुर्की और कुवैत, इन सारे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। पर्सिया हिंदी में इसको कहते हैं फारस। ईरान एक मेंबर है ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्योंकि ईरान काफ़ी ऑयल रिच नेशन है, मतलब यहाँ काफ़ी मात्रा में कच्चा तेल मिलता है। जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई में काफ़ी मात्रा में कच्चा तेल मिलता है। हमने ईरान के जोग्राफिकल लोकेशन को देख लिया। अब चलिए हम ईरान के पॉलिटिकल अरेंजमेंट को समझ लेते हैं जो प्रेजेंट में है। सबसे पहली बात तो ये कि ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, एक धर्मतंत्र देश। मतलब क्या? नाम से ही पता चल रहा है, धर्मतंत्र देश, यानी कि देश में धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व, धर्म को सबसे ऊपर रखा जाना। एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक विशेष धर्म, एक खास धर्म को पूरे देश का धर्म घोषित कर देना। वैसे ऐसा अरेंजमेंट को कहते हैं, अगर ऐसा अरेंजमेंट किसी कंट्री में है तो उस कंट्री को थियोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। जैसे कि बांग्लादेश एक थियोक्रेटिक कंट्री है। थियोक्रेटिक, यहाँ पे इस्लाम को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान थियोक्रेटिक कंट्री है, इस्लाम है स्टेट रिलीजन। श्रीलंका थियोक्रेटिक कंट्री है, बुद्धिज़्म है स्टेट रिलीजन। और जब भी हम लोग ऐसे वर्ल्ड अफेयर पढ़ते हैं ना, कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं, पूरे वर्ल्ड को जब हम लोग हाईलाइट करके पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस समय हम लोग कंट्री की जगह पे बहुत बार स्टेट भी यूज़ करते हैं, कंट्री या स्टेट। जैसे स्टेट ऑफ बांग्लादेश, तो कंट्री ऑफ बांग्लादेश बोलने की वजह स्टेट ऑफ बांग्लादेश भी बोल सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और हाँ, ईरान के करंट प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी, लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर है ना, वो है अयतुल्ला अली खेमेनी। एट प्रेजेंट ये सुप्रीम लीडर हैं। ईरान के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको लोग चुनते हैं, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन ये जो सुप्रीम लीडर होते हैं ना, इनको कुछ ग्रुप ऑफ लोग, जिन्हें जिन्हें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है, उसमें कुछ मेंबर होते हैं, वो सारे मिलकर चुनते हैं। और ये जो सुप्रीम लीडर होता है ना, इनका टेन्योर लाइफ टाइम का रहता है, कि अगर जब तक वो वॉलेंटरली स्टेप डाउन ना कर दे, खुद से अपना पदवी ना छोड़ दें, तब तक वो सुप्रीम लीडर रह सकते हैं। और ये जो सुप्रीम लीडर होते हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि अगर हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो उसी प्रकार से ईरान में हेड ऑफ गवर्नमेंट है ये प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ कंट्री कौन है? ये सुप्रीम लीडर। ये कमांडर इन चीफ भी होते हैं सारे ही आर्म फोर्सेस के। मतलब हमारे कंट्री में जो पावर प्रेसिडेंट को है, वैसा ही लगभग या उससे बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा पावर ईरान में सुप्रीम लीडर को मिला होता है। हमने ईरान के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख लिया, जो करंट पॉलिटिकल अरेंजमेंट है उसको समझ लिया। अब चलिए हम आते हैं अपनी स्टोरी पर। ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 में हुआ था, 1979 में। और इस रिवॉल्यूशन के तहत क्या हुआ था ना, कि ईरान के जो आखिरी रूलर थे शाह मोहम्मद रिज़ा पहलवी, इनको डिथ्रोन किया गया, गद्दी से हटाया गया। और इनको हटाया ईरान के ही एक रिलीजियस क्लरिक ने, उनका नाम था अयतुल्ला रूहुल्लाह खेमेनी। ईरान के लोगों ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया था शाह मोहम्मद रिज़ा पहलवी को अपने गद्दी से हटाने के लिए।
तो चलिए पहले हम जानते हैं इस पहलवी डायनेस्टी के बारे में कि इसके आखिरी रूलर को इस तरह से क्यों हटाया गया। ईरान में पहलवी डायनेस्टी का फाउंडेशन ले किया था रेज़ा खान ने। रेज़ा खान जो कि रूलर बनने के बाद उसने शाह का टाइटल ले लिया और बन गया रेज़ा शाह। रेज़ा शाह ईरान के जो कज़र डायनेस्टी थी जो 1789 से 1925 तक पावर में रही थी, उसके इस कज़र डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे, उसके आर्म फोर्सेस में एक सोल्जर का काम करता था। और ये जो कज़र डायनेस्टी है ना, जैसे धीरे धीरे वक्त के साथ बहुत सारे एम्पायर बनते हैं और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, रूलर्स इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, वही सिचुएशन चल रहा था इस कज़र डायनेस्टी का। जैसे जैसे वक्त 1900 का टाइम आ रहा था, 1900 का दशक चल रहा था, उस समय ये जो कज़र डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे धीरे धीरे इनकॉम्पिटेंट हो रहे थे और ईरान के जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे ईरान में बाहरी इन्फ्लुएंस को लेकर के। ईरान में बाहरी इन्फ्लुएंस का एक अलग ही हिस्ट्री रहा है हमेशा से। ईरान को प्रेजेंट डे में भी और ईरान के हिस्ट्री में भी हर देश चाहा है कि कंट्रोल किया जाए। क्यों? तो इसका वजह है दो। पहला तो ईरान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। किसी भी कंट्री का इम्पोर्टेंस उस कंट्री की इकोनॉमिक पावर, ह्यूमन कैपिटल, इन सब से तो बढ़ता ही है, लेकिन अगर कंट्री स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर लोकेटेड हो, तो वो चीज़ भी कंट्री के इम्पोर्टेंस में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। यही है ईरान का इम्पोर्टेंस होने का एक बहुत बड़ा वजह, उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर हम लोग ईरान को वर्ल्ड मैप पर देखें तो ईरान कैन प्रोवाइडेड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट टू कनेक्ट एशिया फ्रॉम यूरोप। अगर हम इंडिया से कोई भी सामान हमको एक्सपोर्ट करना हो टू यूरोप, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट प्रोवाइड करेगा ईरान। इंडिया से या इंडोनेशिया से ही या बांग्लादेश से ही सामान भेजना हो यूरोप, तो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान और फिर ईरान से डायरेक्टली यूरोप, एक एशियन कंट्री सीरिया या तुर्की को पार करके फिर सीधा यूरोप पहुंच जाएगा वो सामान। कंट्रीज को अगर सामान एक्सपोर्ट करना हो तो वर्ल्ड का कोई भी रूट हम लोग चुन सकते हैं, वी कैन गो फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन हमेशा ही हम लोग अपने डेली लाइफ में भी और एट ए लार्ज स्केल कंट्रीज भी कॉस्ट एफिशिएंट मेथड हम लोग चुनना चाहते हैं। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट मेथड जो है ना वो ईरान ही प्रोवाइड कर सकता है। अगर ईरान अपना गेट क्लोज कर लेता है किसी कंट्री के लिए, तो उस कंट्री को काफ़ी घूमने फिरने का रास्ता फिर चुनना पड़ता है और इससे काफ़ी ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है, जो कंट्री के टोटल ग्रोथ पे काफ़ी असर डालता है। तो ईरान का ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और दूसरा ईरान का ऑयल रिच होना। हमने पढ़ा कि ईरान एक ऑयल रिच नेशन है, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध है। तो ये कच्चा तेल का बहुत ज़्यादा उपलब्ध होना भी ईरान का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ाता है, क्योंकि फिर से वही बात कि कच्चा तेल का हमारे लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है। फ्यूल जो है ना वो बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटी है। अगर वर्ल्ड में कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है ना वो फ्यूल का कॉस्ट होता है। तो अगर तेल के दाम को कंट्रोल किया जाए तो पूरे वर्ल्ड की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। तो इस वजह से इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन और कच्चा तेल के खदान के होने की वजह से ईरान का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमेशा से ही फॉरेन इंटरफेरेंस होते रहा है ईरान के हिस्ट्री में, और अनलकीली ईरान के रूलर्स भी इनकॉम्पिटेंट रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म करने में, फॉरेन इंटरफेरेंस को, ईरान को न्यूट्रलाइज करने में ईरान के रूलर्स भी काफ़ी इनकॉम्पिटेंट रहे हैं। तो ये रेज़ा खान जब किंग बना तो इसका दो इम्पॉर्टेंट एम था। पहला तो ये कि फॉरेन पॉलिसी में ये ईरान को न्यूट्रल रखेगा, ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। दूसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट एम ये भी था कि ईरान को मॉडर्नाइज करना है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, स्कूल्स वगैरह बनवाना है, और ईरान का जो लिटरेसी रेट है, जो पॉपुलेशन का हेल्थ है, ये सब भी इम्प्रूव करना है। क्योंकि कज़र डायनेस्टी के जो रूलर्स थे ना वो धीरे धीरे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ वेस्टर्न नेशन से पैसे कमा रहे थे, वेस्टर्न नेशन को ईरान का ऑयल का रीच दे रहे थे, वेस्टर्न नेशन ईरान के ऑयल लेते थे और बदले में वो कज़र डायनेस्टी के रूलर्स को फेवर करते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए रेज़ा खान ने न्यूट्रलिटी मेंटेन किया फॉरेन पॉलिसी में, और ईरान के जो सोशल कंडीशंस है उस पर फोकस करने का फैसला किया। रेज़ा खान को ईरान के सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए वेस्टर्न नेशंस का एड का ज़रूरत था, लेकिन चूंकि वो एक कॉम्पिटेंट रूलर था तो वो वेस्टर्न नेशन से एड लेने में भी सक्सेसफुल रहा और साथ ही में फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन 1931 में एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर रेज़ा खान और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हो गया। तो इस वजह से रेज़ा खान अब थोड़ा सा ट्रस्ट लूज़ कर चुका था जो कि उस पर था कभी ग्रेट ब्रिटेन का।
तो 1939 से 1945 तक हुआ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू दो मेजर पावर ग्रुप के बीच हुआ, द एलाइज पावर और द एक्सिस पावर के बीच। एलाइज में थे यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसएसआर और फ्रांस, और एक्सिस में था जर्मनी, इटली और जापान। तो 1931 में जो इवेंट हुआ था और उसके बाद जो धीरे धीरे इवेंट्स हो रहा था, तो ग्रेट ब्रिटेन का जो अब ट्रस्ट नहीं था रेज़ा खान पर, इस वजह से यूएसएसआर और ग्रेट ब्रिटेन ने मिलकर ईरान को इन्वेड कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि ईरान कहीं जर्मनी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ना चला जाए। तो ग्रेट एलाइज पावर ने अपने इस डर को टोटली ख़त्म करने के लिए रेज़ा खान को, ईरान को इन्वेड किया और रेज़ा खान को थ्रोन से हटा दिया। और एक प्रो वेस्टर्न मोनार्क जो कि रेज़ा खान का बेटा ही था, मोहम्मद रेज़ा पहलवी, इसको बना दिया राजा। मोहम्मद रेज़ा पहलवी एक प्रो वेस्टर्न मोनार्क था, होता भी क्यों ना, इसको तो राजा ही वेस्ट नेशंस ने मिलकर बनाया था। इस मोहम्मद रेज़ा पहलवी ने ईरान को 1979 तक रूल किया, जब तक कि ईरानियन रिवॉल्यूशन के थ्रू इनको थ्रोन से हटा नहीं दिया गया। बीच का एक्सेप्शन था 1953 वाला ईयर, जबकि जिस साल मोहम्मद मोसादेक ईरान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सर्व कर रहे थे। उन सालों के दौरान जो रेज़ा पहलवी है, इनको ईरान छोड़कर इटली भागना पड़ा था, और मोहम्मद मोसादेक ईरान में लीड पर थे। लेकिन जो मोहम्मद मोसादेक है, उनका जो व्यूज़ था, उनका जो आइडिया था, वो बिल्कुल भी वेस्टर्न नेशंस को भा नहीं रहा था, क्योंकि ये वेस्टर्न नेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे कि ये ईरान के ऑयल फील्ड को नेशनलाइज कर देना चाहते थे, तो वेस्टर्न नेशंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था। और धीरे धीरे ये भी तो हो रहा था ना कि मोहम्मद मोसादेक अगर पावर में बना रहता तो ये ईरान को वेस्टर्न नेशंस के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल ही बाहर ले जाता। तो वेस्टर्न नेशंस, खास करके अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया, अपनी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और ग्रेट ब्रिटेन की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी MI6, इन दोनों ने मिलकर काम किया और मोसादेक को पावर से हटा दिया, और फिर से मोहम्मद रेज़ा पहलवी को ईरान का बना दिया राजा, इटली से वापस बुलाकर। मोहम्मद रेज़ा पहलवी फिर से राजा तो बन गया, लेकिन इस बार जो वो राजा बना तो उसने सोचा कि क्यों ना पब्लिक ट्रस्ट को जीता जाए, क्योंकि इसको इतना समझ में आ गया था कि वेस्टर्न नेशंस की मदद से वो बहुत दिन तक राजा नहीं बन सकता है। राजा बने रहने के लिए पब्लिक ट्रस्ट का भी होना ज़रूरी है। तो इस ट्रस्ट को बनाने के लिए और कुछ हद तक ईरान की सिचुएशन को भी इम्प्रूव करने के लिए उसने एक सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स चालू किया, जिसका नाम दिया वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन क्यों? तो क्योंकि ये ब्लडलेस था, मतलब किसी का भी खून नहीं बहा और ईरान में एक क्रांति आई और ईरान बदल गया। ये था मोहम्मद रेज़ा पहलवी का सपना या सोच। वाइट रिवॉल्यूशन के थ्रू मोहम्मद रेज़ा पहलवी एक सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स लाया, बहुत सारा, जैसे कि वुमेन को पहली बार राइट टू वोट मिला ईरान में, जो कि बहुत बड़ी बात है। जेंडर इक्वलिटी पे काम कर रहा था, हर तरह के कपड़े पहनने का छूट दिया गया सबको। लिटरेसी और हेल्थ पर काम हो रहा था, लिटरेसी और हेल्थ कोर बनाया गया। जैसे किसी किसी कंट्री में होता है ना, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देना होता है, उस तरह से ईरान में बना दिया गया कि अगर आप टीचर हैं या आप कॉमन मैन भी हैं, आप जितना भी पढ़े लिखे हैं, आपको कंपलसरी टीचर सर्विस देना पड़ेगा, रूरल एरिया में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। ये था ईरान के लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए। उसी तरह से लोगों को, डॉक्टर्स को कंपलसरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना था फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा रिफॉर्म लाया गया। लेकिन वाइट रिवॉल्यूशन में एक चीज़ सेंटर पे था, वो था लैंड रिफॉर्म। ईरान में ना लैंड को लेकर एक बहुत बड़ा समस्या था कि ईरान की जो 50% ऑफ एरेबल लैंड थी, यानी कि 50% जो उपजाऊ भूमि था, वो था 150 फैमिली के हाथ में मात्र। तो सोचिए, उतना बड़ा लैंड एरिया और इतने छोटे लोग, तो वो लोग कितना ज़्यादा पैसा कमाते होंगे उस लैंड से, और पैसा कमा कर कितना पावरफुल हो गए होंगे। तो रेज़ा पहलवी ने क्या किया, उन अमीरों से वो लैंड लिया और लैंडलेस लेबरर्स में बांट दिया। लैंडलेस लेबरर्स में उन लैंड को बांटा और अमीरों को कुछ पैसे दिए उसके बदले, और कहा कि अमीरों को कि तुम इन पैसों को जो ईरान की इंडस्ट्री है इनमें इन्वेस्ट करो। इससे रेज़ा पहलवी दो चीज़ को टारगेट कर रहा था। पहला तो ये कि लैंडलेस लेबरर्स के पास अगर लैंड आ जाएगा तो इससे वो रेज़ा पहलवी के कर्जदार हो जाएंगे, मीन्स कि हमेशा इंडेप्टेड फील करेंगे कि रेज़ा पहलवी एक अच्छा रूलर है, लोगों का अच्छा सोच रहा है। साथ ही में एक और चीज़ हो जाता, वो ये होता कि एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिलीज़ थी, जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही थी, उनका कहीं ना कहीं पावर कम होता। तो ये पॉलिटिकल होप था और उधर वो सोशल होप। इसकी वजह से ये लैंड रिफॉर्म्स एकदम सेंटर पे रखा गया वाइट रिवॉल्यूशन के। लेकिन
हुआ क्या ना कि ये जो वाइट रिवॉल्यूशन है, इसमें जितना भी सोशल इक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी या सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो भी मेजर्स अपनाया गया, ये एज टारगेटेड गया नहीं। मोहम्मद रेज़ा का जो अपील था यूनिवर्सल हो जाने का और रेशनल हो जाने का, ये इक्वालिटी वगैरह लाने का, इसको लोगों ने वेस्टर्न करार दे दिया। मीन्स कि जो ट्रेडिशनली माइंडेड ईरानियंस थे, उनको लगा कि जो ईरानियन क्लर्की हैं वो ज़्यादा सही बात कर रहे हैं। जो धर्मगुरु थे ईरान में, वो तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही खिलाफ थे इन चीज़ों के, वुमेन को राइट वगैरह देने के। उनका कहना था कि नहीं, ऐसे कपड़े नहीं, ये राइट वुमेन को नहीं मिलना चाहिए। तो ईरानियन जो सिटीजन्स थे वो उन धर्मगुरु से ज़्यादा एसोसिएटेड फील कर पा रहे थे, क्योंकि ईरान में लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू लैंड तो मिल गया लैंडलेस लेबरर्स को, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट था वो लोगों को नहीं मिल पाया। सिर्फ लैंड देने से काम नहीं हो जाता है ना, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लोग काफ़ी बेरोज़गार थे, तो वो है ना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे रेज़ा पहलवी को टोटली। और रेज़ा पहलवी का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं होना और उसके जगह पे क्लर्की का इन्फ्लुएंस हो जाना और रिलीजियस लीडर्स का इन्फ्लुएंस हो जाना, इससे क्या हुआ ना कि ईरान में प्रोटेस्ट होना धीरे धीरे शुरू हो गया। वाइट रिवॉल्यूशन को ना एक और नाम दिया गया है, रोड टू हेल पेव्ड विद गुड इंटेंशन। तो रेज़ा पहलवी का जो ये वाइट रिवॉल्यूशन था वो एज प्लान नहीं जा पाया, एज टारगेटेड नहीं जा पाया। उल्टा जो लोग थे वो रेज़ा पहलवी के अगेंस्ट ही खड़े हो गए कि रेज़ा पहलवी बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज कर रहा है हमारे कंट्री को, वेस्टर्न कल्चर को ला रहा है, जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ हैं इनको ख़त्म कर रहा है। टोटली उसको एक विलन और साथ ही में एक वेस्टर्न नेशन का पपेट ये पेंट कर दिया लोगों ने। और जो इन लोगों में जो भी रेज़ा के खिलाफ था, रेज़ा शाह पहलवी के खिलाफ था, उनमें एक पॉपुलर लीडर थे रूहुल्लाह खेमेनी। रूहुल्लाह खेमेनी जो थे ना, ये रिलीजियस क्लेरिक थे, धर्मगुरु थे। ये एकदम ही ओपनली बोलते थे रेज़ा शाह पहलवी के बारे में कि ये वेस्टर्न पपेट है। तो ऐसा ही एक स्पीच हुआ और रेज़ा शाह पहलवी ने रूहुल्लाह खेमेनी को अरेस्ट करवा दिया। उसके बाद प्रोटेस्ट और बढ़ गए और 1979 साल 1979 आते आते रूहुल्लाह खेमेनी ने सक्सेसफुली रेज़ा शाह पहलवी को डिथ्रोन किया, अपने पावर से हटा दिया और ईरान पर कब्जा कर लिया और स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज ईरान पे इम्पोज कर दिए, जैसे कि हिजाब का रूल वगैरह जितना कुछ भी है। तो इस तरीक़ा से ईरान एक वेस्टर्न नेशन को फॉलो करने वाला, काफ़ी छूट देने वाला देश से आज एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नेशन बन गया है। बहुत सारे ईरानियन सिटीजन्स हैं वो अब इस बात को समझते हैं कि उनको ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना चाहिए था रूहुल्लाह खेमेनी को उस समय। रूहुल्लाह खेमेनी भले ही जो रेज़ा शाह पहलवी है वो टोटली सही नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूहुल्लाह खेमेनी भी टोटली सही था। टू रॉन्ग नेवर मेक्स अ राइट। दो गलत चीज़ मिल जाए तो एक सही चीज़ नहीं ना बन जाती है। मैथमेटिक्स का इक्वेशन नहीं है ना लाइफ हमारा, या सोशल पॉलिटिक्स। ये था ईरानियन रिवॉल्यूशन का स्टोरी। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट विथ मी, दैट इज़ योर टाइम। मे माँ शक्ति गाइड्स you through the path of righteousness.